बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आज इस वीडियो में हम पांचों पार्ट में बताएंगे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आप बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आती है। तो उस बेस पे हमें क्या बनाना है कि बेसिक्स फार्मूलाज हमें जानना पड़ेगा, कि बेसिक्स नॉलेज हमें जाननी होगी कि हमें बीबीएस बनाते समय क्या क्या जो फार्मूलाज होते हैं वो हमें वैल्यू को पुट करने होते हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी पार्ट देख लीजिए ताकि आपके बीबीएस बनाने में आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज आपको 8वां पार्ट बताते हैं आपको कि वेट ऑफ 1 बार। अगर आपका जो फार्मूला है, जैसे कि आपको जो बीबीएस बनाते हैं, आप बीबीएस बनाते हैं वहाँ पे आप एफपीएस, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, जो आप इसमें बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो आपका जो स्टील बार रहता है वो उसकी जो लेंथ रहती है, वो जो लेंथ रहती है फिट में रहती है। ठीक है, तो लेंथ फिट में रहती है और वो हम क्या निकालते हैं, केजी के अंदर निकालते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो एक बंडल्स रहता है, एक बंडल्स के अंदर क्या रहता है, उसकी जो लेंथ रहती है 40 फीट रहती है। तो 40 फीट में हमें क्या निकालना होता है कि 40 फीट के बंडल के अंदर 40 फीट की लेंथ होती है और एक लेंथ का वजन कितना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 533 और इंटू लेंथ। तो उसके लिए हमारे पास है डी डाया ऑफ द बार। डाया हमें क्या निकालना पड़ेगा एमएम के अंदर, जैसे कि 12 इंटू 12 और भाग करते हैं 533 से और गुना कर लेते हैं लेंथ। लेंथ हमारे पास है 40 फीट, क्योंकि एक बंडल्स के अंदर जो 40 फीट की लेंथ होती है, अगर उसके बाद हमें उसको एक्सटेंड किया जाता है, जैसे आपके कोई कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उसमें हम जो स्टील बार की जो लेंथ होती है कंटिन्यूस रखते हैं। तो उसी बेस पे हम क्या करते हैं, जैसे कि कॉलम ये बीम होती है, ठीक है, तो इस बीम के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने बार यूज किया, यहाँ तक 40 फीट की लंबाई आ गई है, हमें कंटिन्यूस ले रहा है। तो इस बेस पे हमें क्या करना होता है, ओवरलैपिंग लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ रहती है वो मिनिमम आपके 15 टू डी रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है। 50 क्या है, 50 स्टैंडर्ड कोफिशिएंट है और डी आपका डाब दी बार, ठीक है, डाया ऑफ बार। तो डाब बार रहता है, तो यहाँ पे 50 गुना डायबरी बार कितना रहता है, जैसे कि 12 mm 12 5 60 तो 600 mm का यहाँ पे ओवरलैप। इसकी भी ओवरलैप 600 mm रहेगी और इसकी भी आपकी 600 mm। तो आपकी क्या रहेगी, 2 बार हमारी जो कंटिन्यू लेंथ रहती है, लेंथ हमारे पास है 10 फीट, जैसे कि हमारे पास है 40 फीट, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 70 फीट। 70 फीट की बीम है, तो 70 फीट में हमारे पास 40 फीट की एक लेंथ आती है। तो 40 फीट 70 फीट में क्या रहेगा, 70 फीट प्लस ओवरलैपिंग लेंथ, तो 50 इंटू डी। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा एक, क्योंकि ये ओवरलैपिंग लेंथ हमारे पास यहाँ पे ये लेंथ हो गई और ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे आई, ये वाली ओवरलैप हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 1750 डी हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास क्या निकालते हैं, 12 इंटू 12 533, ये आपका फार्मूला है कटिंग लेंथ पर फिट के लिए, और ये हमारे पास फिट लेंथ है 40 फीट की। तो ये वजन हो जाता है 10.80 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, जब बंडल्स के अंदर होता है फिट के अंदर होती है लेंथ, और डाया क्या रहता है आपका मिलीमीटर में रहेगा, और लेंथ आपकी 40 फीट की एक बंडल्स के अंदर जो लेंथ होती है स्टील की वहाँ पे। उसके बाद सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू के अंदर भी इसमें क्वेश्चन किया जाता है, कंक्रीट कवर के अंदर। तो कंक्रीट कवर जो होता है आपका, जो कॉलम या फिर आपका कॉलम, बीम, स्लैब या फुटिंग का जो सरफेस होता है, आउटर जो सरफेस होता है, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं, तो इन दोनों का जो स्पेस रहता है वो आपका कंक्रीट कवर रहता है। तो अब कंक्रीट कवर में हमने देखा होगा नॉमिनल कवर क्या रहता है, इफेक्टिव कवर क्या रहता है, उसके बाद क्लियर कवर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो नॉमिनल कवर में आपको बताता हूँ, नॉमिनल कवर हम जो कॉलम होता है या फिर बीम होता है, उसमें जो आप स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पूछा जाता है, तो उसमें प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर क्या होता है कि पहले हम रिंग के जो आउटर सरफेस होता है उससे लेते थे, बट लेकिन क्या रहता है कि पहले हम क्या लेते हैं, जो स्टील बार है, स्टील बार के आउटर सरफेस से लेते थे। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कंक्रीट एंड स्टील के बार में बीच के अंदर जो वो है, अगर बिल्कुल किनारे पे आ जाती थी तो उसके बेस पे कॉलम बकलिंग के फैल होने के ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो इस बेस पे हमारे पास जो नॉमिनल कवर है वो हमारा स्ट्रप के सरफेस से लिया जाता है, स्ट्रप का आउटर सरफेस से आपका नॉमिनल कवर आता है, ठीक है। तो नॉमिनल कवर हमारा कॉलम और बीम में यूज किया जाता है, जिसमें हम रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमारा नॉमिनल कवर। उसके बाद हम जान लेते हैं क्लियर कवर। तो
तो क्लियर कवर क्या रहता है कि क्लियर कवर जो आपका रेनफोर्समेंट रहता है उसके आउटर सरफेस से आपका कंक्रीट का सरफेस का जो डिस्टेंस रहता है वो आपका क्लियर कवर। जैसे आपने स्लैब देखा होगा, स्लैब आपका फुटिंग हो जाता है, शियर वॉल हो जाता है, तो उसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई रिंग से नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इस बेस पे वो रेनफोर्समेंट जो रहता है वहाँ पे क्या रहता है, क्लियर कवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कवर क्या रहेगा, आपका जो रेनफोर्समेंट है जो 4 बार है तो उसके आउटर सरफेस से आपका कंक्रीट का आउटर सरफेस, तो ये आपका क्लियर कवर। उसके बाद जान लेते हैं इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर हमें लोड बेयरिंग या फिर डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है कि इफेक्टिव कवर जो रहता है, जो स्टील का जो सेंटर टू सेंटर, जैसे कि यहाँ पे आउटर सरफेस है, ये स्टील है, तो इसका सेंटर तो हमारा क्या रह जाएगा, ये इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से या ऊपर से ले सकते हैं कि ये इफेक्टिव कवर हमारा ये रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि कॉलम बीम स्लैब में हमें क्या क्या क्लियर कवर, नॉमिनल कवर लेते हैं। तो कॉलम के अंदर जो हम लेते हैं 25 से 50 mm तक लेते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या रहता है हमारा 40 mm, तो 40 mm स्टैंडर्ड रहता है। और 25 mm कहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपने कॉलम देखा उस साइज़ 9 बाई 9 इंची का रहता है, 9 इंची बाई 9 इंची रहता है, या फिर 9 बाई 12 इंची रहता है, तो वहाँ पे हम 25 mm कवर लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे 12 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें 12 mm लेना है। अगर 16 mm का यूज कर रहे हैं तो तब भी आपको 12 उसमें तब भी आपको 25 mm का लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो रेनफोर्समेंट है, क्योंकि साइज़ है कॉलम का उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा 9 इंची से 9 इंची ज़्यादा बढ़ जाता है, 9 बाई 12, उसमें 16 mm का कवर, 16 mm का स्टील बार यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 40 mm का क्लियर कवर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कॉलम का साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे 50 mm तक का भी ले लेते हैं, तो हाईएस्ट हमारा 50 mm रहता है। उसके बाद जान लेते हैं बीम के अंदर। तो बीम में हमें क्या लेते हैं 25 से 50। तो स्टैंडर्ड क्या रहता है 25 mm रहता है। अगर बीम की जो हैवी डेप्थ रह जाता है तो डेप्थ के अंदर टॉप एंड बॉटम में हमें 50 mm का क्लियर कवर लेते हैं। उसके बाद हमारा स्लैब में हमारा स्टैंडर्ड जो क्या रहता है 25 mm रहता है स्लैब के अंदर। फुटिंग में हम क्या लेते हैं 50 से 75। तो 50 ऑलमोस्ट 50 किया जाता है, लेकिन राफ्ट जो फुटिंग होती है राफ्ट के अंदर 75 mm का क्लियर कवर लिया जाता है। वहीं पे हम शियर वाल होता है तो वहाँ पे 20 mm का क्लियर कवर लेते हैं। स्टेयर के अंदर स्टेयर जो रहता है वहाँ पे भी हम 20 से 25 mm का कवर लेते हैं, 20 से 25 mm का क्लियर कवर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं हम कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक और पेंटअप बार। सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं कि कटिंग लेंथ हमें कैसे निकालना होता है। तो हमारे पास दिया रहता है कि क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब या फिर बीम। उसके बाद हम जो डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, जो डेवलपमेंट लेंथ क्या हुआ LD + 10D, ये क्या रहता है आपका बीम के लिए, और स्लैब के लिए जस्ट ओनली क्या ले लेते हैं LD डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या रहता है कि जो आपका जो सेक्शन होता है कॉलम टू बीम जंक्शन के अंदर जो आपका बार जाता है, बीम का जो बार जाता है, वो आपका लोड इफेक्ट करने पे आपका जो लोड इफेक्ट ये क्या होता है यहाँ पे बकलिंग है, मतलब ये आपका बैंड फेल होने लगता है, यहाँ पे बैंड होने लगता है। तो इसी बेस पे बैंड फेल होने की वजह से ये क्या आता है शियर फेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका जो स्टील है वो बॉन्ड इतना प्रॉपरली होना चाहिए कंक्रीट के अंदर, यहाँ पे इतना जो लेंथ है इतनी रहनी चाहिए ताकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो फेल ना हो। तो उसके लिए फार्मूला निकालते हैं, LD का कैलकुलेट निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस पर डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जान लेते हैं हम यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालने के लिए। तो कटिंग लेंथ हमारे निकालने के लिए फार्मूला होता है क्लियर स्पैन ऑफ द बीम या फिर स्लैब प्लस क्रैंक लेंथ। तो क्रैंक लेंथ ये वाली जो लेंथ रहता है ये इसको बोलते हैं हम एडिशनल लेंथ। ठीक है, इसको हम बेंटअप बार की लेंथ बोलते हैं या फिर एडिशनल लेंथ इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ, तो ये वाली डेवलपमेंट लेंथ, ये देखो ये लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एडिशनल लेंथ है, जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, तो इसमें एडिशनल लेंथ कौन सी है, देखो ये वाली हमारे पास है H, ये हमारे पास है बेस, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे H - B, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाली जो ये लेंथ है, ये छोटी सी जो लेंथ है ये एडिशनल लेंथ है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है B = P है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो P के बराबर है। जो ये लेंथ है ना वही हमारे पास ये वाली जो लेंथ के बराबर है। तो इसमें ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ इसको बोलते हैं H, और इसको भी H बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये लेंथ बराबर है। तो इसी बेस पे जो लेंथ है
ये हमारे पास इस तरह से लेंथ गई हुई है, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब ये थोड़ा बढ़ रही है, तो ये बढ़ने की वजह से ये एडिशनल लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारा होता है 0.414 डी क्या रहता है ये वाला, इसके बार के सेंटर से इसके बार का सेंटर डी हो गया। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला डी क्या रहता है, इसके सेंटर से सेंटर डी हो गया। उसके बाद दूसरा क्या रखता है कि आपने देखा होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें आपको यूज करते हो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास है ए स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, और बी स्क्वायर हमारे पास ये और ये इसका जो बराबर आएगा बी स्क्वायर बराबर हमारे पास सी स्क्वायर है। यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर है, ठीक है। तो वहाँ पे ये आसानी से निकाल सकते हो, तो दोनों का कैलकुलेशन सेम आएगी। मैं ये रूल बना भी चुका हूँ, सब देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है लेंथ हमारे पास है ये वाली लेंथ है, और एडिशनल लेंथ हमारे पास 2। अगर आप पेंटअप बार 2 यूज करें, जैसे कि 1 2 यूज करें, बीम के अंदर ऑलमोस्ट 2 यूज करते हैं हम, बीम के अंदर 2 यूज करते हैं, और स्लैब के लिए सिंगल यूज करते हैं, जिसमें अल्टरनेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर बीम के लिए तो 2, अगर स्लैब के लिए तो 1, ठीक है। तो 0.412 डी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2, तो 2 क्या है एल डी, एक ये एल डी डेवलपमेंट लेंथ और एक है डेवलपमेंट लेंथ। अगर आप स्लैब के लिए निकाल रहे हैं तो एल डी निकालें, अगर आप बीम के लिए निकाल रहे हैं तो वहाँ पे आपके बैंड ये आपका डेवलपमेंट लेंथ प्लस ये आपकी ये बैंड लेंथ। तो इसके लिए हमारे पास 2 × LD और इसका ब्रैकेट हो जाता है और 10D, ठीक है। ये हो जाता है क्योंकि इसको हमें 2 से गुना करना होता है। उसके बाद हम करते हैं माइनस क्या करना है हमें, बैंड डिडक्शन। एक 90 डिग्री में है, एक ये 90 डिग्री में है, 2 90 डिग्री हो गई। तो 2 × 2D 90 डिग्री के लिए हम क्या डिडक्शन करते हैं 2D। उसके बाद हम 45 डिग्री के लिए 1 2 3 और 4 हमारे पास 4 है, तो 4 है 1D हम डिडक्शन करेंगे। तो 45 डिग्री के लिए हमारे पास हो जाता है 1D, और 90 डिग्री के लिए हो जाता है हमारे पास 2D, ठीक है। तो ये बैंड डिडक्शन हम यूज करते हैं। तो वैल्यू पुट कर जाएंगे तो आपके कटिंग लेंथ आपके आ जाएगी। कटिंग लेंथ जैसे कि यहाँ पे 5000 मिलीमीटर है, तो 5000 हम यूज कर देंगे। ऊपर 2 × हमारे पास यहाँ पे ऐसे कि ऐसी चीज़ कर देंगे। डी हमारे पास कैलकुलेट करना पड़ेगा सेंटर से सेंटर। तो डी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रहता है, डी कैलकुलेट करने के लिए ये आपका ये रहता है, ठीक है। तो ये आपका डेप्थ, तो डेप्थ ऑफ दी ये, तो डी माइनस क्लियर कवर बोथ साइड, तो 2 × क्लियर कवर, ठीक है। 2 × क्लियर कवर। उसके बाद फिर माइनस कर लेते हैं यहाँ पे डाया ओ बार। तो जैसे कि डी पूरी डेप्थ हमारे पास जैसे कि 125 mm है, माइनस 2 × क्लियर कवर 1 2, तो 2 क्लियर कवर कितने हो जाएंगे 25 और 25 50 mm, माइनस डाया बार। जैसे कि ये 16 mm का है तो 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डी, ठीक है। तो ये हमारे पास डी आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने पे हमारे पास डी 125 माइनस 25 100 माइनस 16, तो ये अप्रोक्स हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्स ये वाली जो लेंथ है ये एडिशनल लेंथ है, ये आ जाएगी हमारे पास। बट लेकिन आप स्लैब रहता है, स्लैब में 16 mm का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो 10 mm और 12 mm। तो अप्रोक्स यहाँ पे मैं 10 mm ले लेता हूँ मेन बार के लिए 10 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 10 mm, तो ये हमें यूज़ कर लेते हैं, तो अप्रोक्स हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई है 25 mm, तो 25 दूनी 50, तो ये हमारे पास 50 mm क्लियर कवर दोनों का लेस हो गया। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं बैंड डिडक्शन। तो बैंड डिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या था, कटिंग लेंथ ऑफ MS बार हम निकालने के लिए, अगर आपका ये 45, तो जैसे कि 30 ये हमारे पास 135 डिग्री, जैसे कि मैं पहले बताता हूँ 45 डिग्री। तो हमारे पास जैसे कि बेंटअप बार है, बेंटअप बार हमारे पास ये सीधा गया, ऐसे सीधा करने के बाद ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये हमारे पास 45 डिग्री में बैंड हो गया। तो ये 45 डिग्री के अंदर हमारा ये बैंड हुआ। तो इसके लिए हमारे पास डिडक्शन करते हैं 1D, ठीक है। तो 1D क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर से नहीं जाता है, तो थोड़ा सा हमें इस तरह से जाता है, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से जाता है, तो ये हमारे पास 1D डिडक्शन रहेगा। 90 डिग्री, अगर आपके पास 90 जैसे कि आपका रिंग्स रहता है, ये आपका रिंग के अंदर जो बनाते हो आप, तो ये हमारे पास इस तरह से गया, ऐसे बार बैंड हो गया, इस तरह से गया सीधा, ऐसे बार बैंड हो गया, तो ये 90 डिग्री में ये वाला इस तरह से बाइंड हो गया। तो 90 डिग्री में 2D, 180 डिग्री में इस तरह से 180 डिग्री यूज किया, 4D यूज किया जाता है। ऐसे हम 35 डिग्री, तो 35 डिग्री में जैसे कि हमारे 35 डिग्री में यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे 3D बैंड डिडक्शन यूज करते हैं।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और पार्ट्स के बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बाय बाय।